गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम और इसके प्रूफ की। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने और उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको बता दी थी, और वो थी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या एरिया वहां पर एक जैसा नहीं है तो फिर हम फाई ई इक्वल टू निकाल देते इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है गॉस थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से मतलब जैसे बैलून, जैसे रूम या और भी कोई चीज हो जो चारों तरफ से बंद हो, एज ए फुटबॉल, और उसके अंदर कुछ आवेश हो, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आवेश है Q, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सरफेस, यानी फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस। वैसे आप चाहो तो यहां Q लिख सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 और इनटू सिग्मा Q। ये और ये एक ही चीज है, बस ध्यान ये रखना है, ये जो Q है ना, ये कुल आवेश है। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर ये जो Q ले रही हो, ये टोटल आवेश है, या फिर इसको चाहिए तो आप सिग्मा Q लिख सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ ये है और इसके अंदर रखा है +Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q3। तो अब यहां पर आप Q की जगह क्या लगाओगे? तो आप Q की जगह इन सभी आवेशों को जोड़ लोगे, इनका प्लस कर लोगे, दैट इज Q इज इक्वल टू, या फिर कहिए सिग्मा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो फिर इस केस में जो गॉस थ्योरम होगी क्या हो जाएगी? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। ये होती है गॉस थ्योरम, और आप इसकी हेल्प से किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सी बात है। जब भी गॉस थ्योरम लगाई जाएगी, केवल और केवल आपको एक चीज पे फोकस करना है कि इस बॉडी के अंदर जो बंद पृष्ठ आप ले रहे हो, उसके अंदर टोटल आवेश कितना है। आपको जो बाहर वाला कोई आवेश होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी जैसे मान लीजिए इस तरह से आ जाए, ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और एक यहां बाहर की तरफ रखा हो मान लो Q4, तो आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 और टोटल आवेश इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड वाले आवेश का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बाहर जो आवेश रखा है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है गॉस थ्योरम को लगाने का, और उस गॉस थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। केवल आपको एक चीज पर फोकस करना है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, केवल और केवल इस बात पे आप फोकस करिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, फ्लक्स जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है आपका
अगर वो कुल आवेश ऋणात्मक है, सपोज करिए इसके अंदर टोटल चार्ज प्लस का है और ये जो दूसरी बॉडी है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो माइनस का है, तो इससे जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या विद्युत फ्लक्स को, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से बाहर की तरफ जाने वाली या अंदर की तरफ आने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ जाता हुआ होगा। लेकिन अगर माइनस का चार्ज है तो जो विद्युत बल रेखाएं फिर उसके अंदर की तरफ आती हुई दिखाई जाएंगी, यानी उस वाले फ्लक्स को आप इनवर्ड फ्लक्स कहेंगे। तो ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ये जो फ्लक्स होता है ये पॉजिटिव लिया जाता है और इनवर्ड फ्लक्स जो होता है ये नेगेटिव लिया जाता है। इसको आप आउटवर्ड को हिंदी में कह सकते हो निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, और इनवर्ड को यानी नेगेटिव फ्लक्स को कह सकते हो प्रवेशित फ्लक्स। तो आप ये ध्यान रखा करेंगे, अगर कभी कोई न्यूमेरिकल इस तरह का आ जाए कि आपके पास जो बॉडी है उसमें कुछ फील्ड लाइंस तो अंदर आ रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि अंदर आने वाला फ्लक्स कितना है और फिर बाहर जाने वाला फ्लक्स कितना है। तो अंदर वाले फ्लक्स को माइनस में लेंगे और बाहर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे और फिर उसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते तो एक वर्ड और आता है और वो वर्ड होता है गॉसियन सरफेस। आप इसको हिंदी में कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन सरफेस क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, मतलब हम एक कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का बंद पृष्ठ है। वो बंद पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है, वो गोलाकार आप ले सकते हो, उसको आप घन के आकार का ले सकते हो, उसको आप बेलन के आकार का यानी सिलेंडर के आकार का आप ले सकते हो, उसको आप क्यूबॉइड ले सकते हो, आप क्यूब के आकार का ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, बस आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जब भी हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, उसके लिए 2 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। गॉसियन सरफेस के लिए पहला पॉइंट, गॉसियन सरफेस हमेशा चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आप जा रहे हो वहां पर जो चार्ज गिवन है तो हम एक ऐसा पृष्ठ मानेंगे जो आवेश के सममित हो, उसके सिमेट्रिक हो। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा पृष्ठ सिमेट्रिक न हो तो उसका कोई एक पार्ट सिमेट्रिक हो जाए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक टू द चार्ज, यानी आवेश के सममित। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जहां आप ई कैलकुलेट, क्योंकि देखिए जितने भी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के आने हैं उनमें केवल और केवल एक ही चीज कैलकुलेट करने के लिए कही जाएगी और वो होगा आपका विद्युत क्षेत्र ई। ई को कैलकुलेट करने की बात की जाएगी। तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आप ई निकालना चाहते हो, जिस बिंदु पर ई निकालना है, ई को कैलकुलेट करना है, हमारा गॉसियन सरफेस उस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी बंद पृष्ठ है और आप इसे प्रॉब्लम के हिसाब से जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। केवल इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे, ये सिमेट्रिक टू द चार्ज होना चाहिए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम हो गई, गॉसियन सरफेस हो गया, और जो फ्लक्स है हमारा वो एक तरह से निर्गत फ्लक्स है या फिर प्रवेशित फ्लक्स है, ये चीज भी हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ की, और वास्तव में गॉस थ्योरम को हम 2 तरीके से प्रूव करेंगे, एक सिमेट्रिक शेप के लिए और एक
एसिमेट्रिक सेट के लिए, यानी एक सममित आकृति के लिए और एक असममित आकृति के लिए। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीका चूज कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ, और वो भी सिमेट्रिक सेट के लिए हम बात करते हैं। पहले सिंपल तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर कभी ऐसे आ जाए कि गॉस थ्योरम को आप कूलाम के नियम से प्रूव करके लाइए, तो भी आप इसी तरीके को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इसमें हम विद्युत क्षेत्र जो बिंदु आवेश के कारण होता है उस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करते हैं, और वो वास्तव में कहां से आता है? कूलाम के नियम से। तो अगर कभी ऐसे आ जाए कि कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय को प्रूव कीजिए, तब भी आप इसी को करेंगे। तो हमने क्या लिया, मान लिया हमारा कोई ये बिंदु आवेश है प्लस Q, और ये बिंदु आवेश किसी गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। ये आपने एक स्फीयर मान लिया। अब इसकी जो रेडियस है उसे आप r लेकर के चल रहे हैं। इस जगह पर आपने एक अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन, देखिए मैं पहले इस बात को बता चुका हूं, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले दो चीजें इसमें हम लेके चले थे, एक एरिया वेक्टर और एक सॉलिड एंगल। एरिया वेक्टर का मतलब ये था कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर कोई गोलाकार सरफेस होगा तो वहां पर भी जो क्षेत्रफल आप लोगे उसकी जो दिशा होगी वो सदैव उसके परपेंडिकुलर होगी। लेकिन गोलाकार में तो भाई हर पृष्ठ, हर अल्पांश लेंगे तो उसकी दिशा अलग होगी, लेकिन हम जानते हैं कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। इसका मतलब इस रेडियस की डायरेक्शन में ही अगर क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल हम मान करके चल रहे हैं ये, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम रेडियस की ही डायरेक्शन में मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लो ये बिंदु O है और ये पॉइंट आपका कोई P पॉइंट मान सकते हो आप इसको, तो इस पॉइंट बिंदु O पर जो Q आवेश रखा है इसकी वजह से बिंदु P पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आप जानते हो अगर कहीं कोई Q आवेश रखा है और R दूरी पर E निकालना है तो E K और Q/R², यानी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो आप यहां से निकाल दोगे, ये हो जाएगा E K और Q/R²। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके लिए दो कॉन्सेप्ट हमने बताए। अगर आप प्लस आवेश की वजह से निकाल रहे हो तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और अगर माइनस की वजह से निकाल रहे हो तो टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा है? प्लस, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यानी इस पॉइंट पे अवे, तो इधर हो जाएगी। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर आप फिगर को देखें तो E और DA के बीच का जो एंगल दिख रहा है थीटा = 0 डिग्री। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और साथ ही साथ फिगर में हमने इसकी दिशा को भी शो कर दिया है। हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? गॉस थ्योरम को, और गॉस थ्योरम होती है phi E = Q/ε0। ये गॉस थ्योरम होती है। इसका मतलब हमें फ्लक्स निकल करके लाना है, हमें विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन गॉस थ्योरम से पहले हमारे पास केवल एक तरीका है जिससे हम विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के लिए क्या देख रहे हैं? जो हमारा क्षेत्रफल है वो लगातार, उसकी डायरेक्शन लगातार अलग अलग है। यहाँ एलिमेंट लोगे तो डायरेक्शन इधर आएगी, यहाँ एलिमेंट लोगे तो डायरेक्शन इधर चली जाएगी, यहाँ लोगे तो डायरेक्शन इधर चली जाएगी। इसलिए फाई ई को हम कभी भी E.A नहीं लिख सकते। E.A तब लिखते जब एरिया हमारा एक जैसा है और विद्युत क्षेत्र भी हमारा कांस्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज वेरी कर रही है तो फिर हम एक अल्पांश लेकर के उसके लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उसका कर देंगे समाकलन, उसका कर देंगे इंटीग्रल। तो आपने ये एलिमेंट लिया है, पहले आप इससे जाने वाला फ्लक्स निकालोगे। तो नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट। तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो d phi E हो जाएगा E.dA। आप आगे सोल्व करना चाहो तो लिख सकते हो E.dA cos 0 डिग्री। cos 0 आपने थीटा की वैल्यू यहां से 0 ली है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा E.dA।
तो ये डी फाई ई आ गया। अब आप टोटल फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं इससे, भाई आप ये कहते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण फ्लक्स, वही तो फाई ई है, इसे निकालना है तो इसके लिए इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रल करने पर, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग इधर फाई ई हो जाएगा, डी हट जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज लगा दोगे। ये जो सर्किल लगाते हैं इसका मतलब होता है ये जो इंटीग्रल सॉल्व किया जा रहा है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए सॉल्व किया जा रहा है, इसलिए आप इस पर क्लोज इंटीग्रल कर दोगे ई डी ए। अब हम बात करते हैं ई की डायरेक्शन भले चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड आप कहीं भी एलिमेंट ले लो, डिस्टेंस सेम रहेगी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आप ई को इंटीग्रल से बाहर कर सकते हो, तो ई बाहर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। ये चीज बार बार आएगी इस चैप्टर में, इंटीग्रल डी ए। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस इतना है, जहां पर एलिमेंट लिया गया है, एलिमेंट जिस पृष्ठ पर लिया गया है उसका पूरा क्षेत्रफल। तो यहां हमने जो एलिमेंट लिया है वो एक स्फीयर पे लिया है, एक गोले पे लिया है, और गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए अब आप आई ई इक्वल टू क्या लिख लोगे, ई और इसकी वैल्यू आ गई आपकी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या करना है भाई, हमें तो गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। इक्वेशन फर्स्ट से k की वैल्यू पुट कर देंगे, e की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई e इक्वल टू e की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो k और q अपॉन r स्क्वायर और इनटू 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, k की वैल्यू लगा दो, k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इनटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका फाई e की वैल्यू निकल करके आ गई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आपकी क्या थी, गॉस थ्योरम। कुल मिलाकर के ये प्रूफ हो गया। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है गॉस थ्योरम को प्रूव करने का, और ये आप एक सिमेट्रिक शेप के लिए इसको लेकर के प्रूव कर रहे हैं। सिमेट्रिक शेप का मतलब है आप एक स्फीयर लेकर के इसको प्रूव कर रहे हैं, और स्फीयर लेकर के जब भी आप इसको प्रूव करोगे, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लेकर के जब भी आप इसको प्रूव करोगे तो बड़ा आसान हो जाता है। केवल ई निकालना है, छोटा सा एलिमेंट से फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रल कर देना है उसका और वैल्यूज पुट कर देनी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इसके सेकंड मेथड की, यानी अब की बार हम जो शेप लेने की बात कर रहे हैं, अब वो शेप जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो इस तरह की गोलाकार नहीं है, वो किसी भी आकृति की हो सकती है। तो ऐसे केस में फिर आप किस तरह से गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए अब की बार आपने जो शेप ली है वो कुछ अलग तरह की है, इस तरह की शेप है और यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और अब की बार आप गॉस थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और वो भी किसकी वजह से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो पहले हम मान लीजिए आपने एक इस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, और इस एरिया वाले पॉइंट पर मान लो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो r है और ये r की डायरेक्शन है। इस प्लस क्यू आवेश की वजह से आप इस पॉइंट पे मान लो p पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, ये कोई p पॉइंट है, तो इसकी वजह से यहाँ p पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला E इक्वल टू k और q अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश से दूर। तो इस पॉइंट पर धन आवेश से दूर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये वाली। लेकिन अब बात आती है इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि अब ये स्फेरिकल शेप नहीं है, इसलिए इस क्षेत्रफल की दिशा r की दिशा में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग हो सकती है। आपने मान लिया इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है dA, और वो E के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इधर ये जो एरिया एलिमेंट बन रहा था हमने मान लिया ये इस पॉइंट O पर सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो बना रहा है डी ओमेगा एंगल बना रहा है। ये एरिया DA है, तो इस एरिया DA का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा DA cos थीटा। आपको ध्यान हो तो जब सॉलिड एंगल वाली बात की गई थी उसमें भी यही था, अगर इस R की दिशा में एरिया है
तो सिंपल फॉर्मूला लगता था आपका, और अगर नहीं होता है तो हमें उसका कंपोनेंट, एरिया का कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में लाना पड़ता है, जो कि है डी ए कॉस थीटा। अब अगर इस केस में मुझे डी ओमेगा का फॉर्मूला चाहिए तो वो होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। अगर मान लीजिए इसकी जो डायरेक्शन थी एरिया की वो आर की ही दिशा में होती तो फिर कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं थी। मेन बात होती है आर की दिशा का कंपोनेंट चाहिए हमें एरिया का। अब हम क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू, बिल्कुल पहले की तरह, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग आपने इसका समाकलन कर दिया, समाकलन करोगे तो इधर आ जाएगा फाई ई, और ये क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब आप इस ई को इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि एलिमेंट यहां की बजाय यहां लोगे तो आर अलग हो जाएगी। इसका मतलब ई की जो वैल्यू है वो आर पर डिपेंड कर रही है, और आर एलिमेंट अलग अलग जगह पे लोगे तो आर की वैल्यू अलग अलग होगी। इस केस में आप ई को बाहर नहीं कर सकते, इसलिए ई की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। जो चीज आपको दिख रही है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, तो के क्यू क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है आपको यहां से भाई, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल यानी घनकोण का फॉर्मूला क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू, और ये आपका क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। ये चीज यानी कल के वीडियो में हमने इसकी पूरी वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था कि भाई इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, यानी इंटीग्रल डी ओमेगा, सॉलिड एंगल घनकोण का पूरा मान, और ये हमेशा होता है 4 पाई। इसका मतलब ये हो जाएगा के क्यू इंटू 4 पाई। के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये आपका बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी पाई ई हमारा निकल करके आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी क्या है, गॉस थ्योरम। तो इस तरीके से हमने गॉस थ्योरम को दोनों शेप के लिए, सिमेट्रिक शेप और एसिमेट्रिक शेप, सममित आकृति और असममित आकृति, दोनों के लिए प्रूव कर लिया। अब यहां हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। कल के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक क्वेश्चन, जनरली तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थ्योरी में पूछ लिया जाता है, और उसके अलावा कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा मोटा भी बना देते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे एक क्वेश्चन बोर्ड वाले बच्चों को 100% मिलना ही मिलना है। और मैं तो ये कहूँगा कि कंपटीशन में भी गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से 1-2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इसलिए ये टॉपिक हम ऐसे तैयार करें कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको कम से कम कर सकें। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास 2 चीजें निकल करके आ गई हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, यानी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको तब यूज करना है जब ई और ए दोनों ही कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट है और जो एरिया है वो भी हमारा कैसा है, कांस्टेंट, यानी उसकी डायरेक्शन ए की तरफ है। आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर दोगे, वो मैं कल भी आपको बता चुका था। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का आज हमारे पास एक दूसरा तरीका और आ गया है, और वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसी बंद पृष्ठ के लिए है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, आप बस ठंडे दिमाग से थोड़ा सा ये सोचिए, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है तो आप ये देखिए वहां पर क्या टोटल चार्ज की बात कर रहा है, क्या कहीं कोई ऐसे पृष्ठ की बात कर रहा है कि पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज इतना है। अगर वहां टोटल चार्ज देने की बात करता है तो डेफिनेटली वहां गॉस थ्योरम लगेगी, और उसमें कुछ नहीं है, केवल एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करना है आपको, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12। अगर वहां बात की जा रही है किसी क्षेत्रफल की, लंबाई चौड़ाई देने की बात की जा रही है, किसी वृत्त की
त्रिज्या देने की बात की जा रही है और विद्युत क्षेत्र को देने की बात की जा रही है या उनके बीच के एंगल को देने की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर एरिया वेरिएबल कर रहा है या फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो फिर आप तीसरा फॉर्मूला इसका फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल या इंटीग्रल ई डॉट डी ए वाले फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। यानी पहले आप एक एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे और बाद में फिर आप उसका इंटीग्रल करके टोटल फ्लक्स निकाल देंगे। इसी के साथ साथ में यहाँ एक चीज और बात करते हैं, गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म जो होती है वो क्या है। देखिए आप ये समझते हो कि भाई गॉस थ्योरम क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, और उस विद्युत फ्लक्स को हम पहले इस फॉर्मूले से कैलकुलेट भी करते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म की बात की जाए, समाकलन रूप की बात की जाए, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, तो क्या हो जाएगी भाई फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई होता है ये, तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं फाई ई की जगह पे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों फॉर्मूलों को मिक्स कर दिया और ये हो गई हमारी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की, और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं।